गुड इवनिंग गाइस हम मई की अपनी मैगज़ीन कवर कर रहे थे। तो इसमें हमने पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन कर चुके हैं और इकोनॉमी का सेक्शन अभी चल रहा था। तो चलिए गाइस, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज़। अभी इंडिया ने G20 मेंबर्स को बोला है कि आप कुछ एग्रीमेंट पे वर्क कीजिए जिससे जो कंट्रीज़ हैं वो फ़ायदा उठा सके किसका, ट्रिप्स की फ्लेक्सिबिलिटीज़ का। अभी ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? इंडिया ने बोला है कि भी ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाए जिससे हम क्या कर सकें, जो ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ कर सकें, ताकि हमें असेंशियल मेडिसिन, ट्रीटमेंट्स या वैक्सीन्स का अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक्सेस हो सके। इस इंडिया यूज़ कर रही है इस फ्लेक्सिबिलिटीज़ को अंडर पेटेंट एक्ट 1970 फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड द इमरजेंसी पर्पसेस। देखिए गाइस, ट्रिप्स में क्या होता है, ये ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसको जो WTO क्या होता है, एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। लाइक आप कोई भी न्यू इन्वेंशन करते हैं, पेटेंट होता है, तो हम उसे फाइल करवाते हैं कि हमारे नाम, अब इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, और अगर कोई इसको कॉपी करना चाहता है तो उसे पहले उसे अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पब्लिक हेल्थ या इस टाइप की इमरजेंसी है तो इसमें क्या होता है, हम ओवर रूल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक हेल्थ सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कि हमें ट्रिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ताकि हम जो मेडिसिन या ट्रीटमेंट है उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में बना सकें। ठीक है, एक सेकेंड। अब इंडिया ऐसा इसलिए बोल रहा है ताकि हमें कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाए जेनरिक मेडिसिन बनाने का। अब क्या होता है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं उनका हमें प्रोसीजर नहीं पता होता कि कैसे बनाना है। ठीक है, उन लोगों ने अपना पेटेंट फाइल करवाया होता है। अब अगर हम ओवरऑल करके हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी तो हम उनके प्रोसीजर यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उस मेडिसिन की एक जेनरिक मेडिसिन बनाई जाएगी जो कि पीपल्स के पास अवेलेबल होगी मच लोअर प्राइजेज दैन द पेटेंटेड वर्जन। ठीक है, ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये एक पॉलिसीज होती है कंट्रीज़ की टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ पेटेंट्स के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए। ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड सब्सिक्वेंट दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स। दोहा डिक्लेरेशन ट्रिप्स जो 2017 में आया था, इसमें यही था कि अगर पब्लिक हेल्थ या कोई इमरजेंसी पर्पस है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पेटेंट्स जो फाइल होता है हम इनको ओवररूल कर सकते हैं। एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ 2001, इसी वजह से क्या है, हमें ट्रिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको परमिशन करती है कि आप ट्रिप्स के जो कंपैटिबल नॉर्म्स हैं उनको यूज़ करें ताकि आप पब्लिक पॉलिसीज़ को अपनी बढ़ा सकें, ताकि आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से एसेस कर सकें और अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। और वो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, एक तो यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट करेगा यार, एक तो आपको मेडिसिन इंपोर्ट करानी पड़ेगी जिस पर आपको ड्यूटीज़ लगेगी, वहाँ से महंगी भी आएगी, तो वो आपका क्या खर्चा होएगा। ठीक है, एक आप अपनी कंट्री में ही जेनरिक मेडिसिन लो कॉस्ट पे बना लोगे, कोई ड्यूटी भी नहीं लगेगी, तो उसमें क्या आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है और पैसा, घर का पैसा घर में रह रहा है। ठीक है, अब क्या फ्लेक्सिबिलिटी ना जो ट्रिप्स ने दी हुई है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जब क्या होता है, ऐसी कोई पब्लिक हेल्थ या इमरजेंसी होती है तो जो गवर्नमेंट है, जो WTO है, वो क्या करता है, थर्ड पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को पेटेंट जो होल्डर है उसके कंसेंट के बिना, उसकी परमिशन के बिना वो लाइसेंस उसे कंपल्सरी दे देता है थर्ड पार्टी को। पैरेलल इंपोर्टेशन, इसमें यही है कि इंपोर्ट कर देते हैं हम किसी भी पेटेंटेड प्रोडक्ट को किसी अनदर कंट्री में। ठीक है, या तो पेटेंट होल्डर अपना कंसेंट दे या ना दे, वो मतलब नहीं रखता। ठीक है, एग्जेम्पशन फॉर पेटेंटेबिलिटी। अभी जैसे क्या है, देख अभी कोविड-19 चल रहा है, अभी सब क्या चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दवा आए। अब जो कंपनी सबसे पहले दवाई बना लेगी वो तो सोचेगी यार मैं पेटेंट करवा लूँ, लेकिन अभी क्या इतनी इमरजेंसी चल रही है, तो इस टाइम पे अगर ऐसी चीज़ होती है तो हम किसी भी प्रोडक्ट्स का पेटेंट नहीं करा सकते। मतलब द एग्रीमेंट डज नॉट रिक्वायर द पेटेंटिंग ऑफ द न्यू यूजेज ऑफ द नॉन प्रोडक्ट। ठीक है, हम किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं करा सकते। लिमिट्स है कोई डाटा प्रोटेक्शन करने में। एज अ कंडीशन कि अब हमने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को परमिट कर दिया कि यार अपना सेल कर लो, मार्केट कर लो, तो जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, दे रिक्वायर फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू सबमिट द डाटा डेमोन्स्ट्रेटिंग द सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको सबमिट करना पड़ेगा सारा डाटा, सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट पे। ट्रिप्स एग्रीमेंट रिक्वायर दैट WTO मेंबर्स प्रोटेक्ट। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है कि जो भी WTO मेंबर्स हैं उनको वो अनडिस्क्लोज डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये अगर मैंने आपको अपना डाटा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है मैंने तो आपके इमरजेंसी पर्पज़ के लिए दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिस्क्लोज कर दो। नो, आपको प्रोटेक्ट करना है
और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करना है फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग मार्केटिंग अप्रूवल अगेंस्ट अनफेयर कमर्शियल यूज। हाउएवर कुछ लिमिट्स अलाउ किए हुए हैं टू यूज़ द डाटा फॉर द जनरेशन ऑफ जेनेरिक टेक्स्ट फॉर, लेकिन कुछ डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं अगर पब्लिक हेल्थ में आपको अगर जेनेरिक ड्रग्स आपने बनाने हैं ताकि आप पब्लिक हेल्थ को सिक्योर कर सको। ठीक है, अब ट्रिप्स है क्या, थोड़ा ये देख लेते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में देख लेते हैं। ये 1995 में आया था। ये बहुत मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्या 1986 और 1994 में जो उरुग्वे राउंड हुआ था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसकी वजह से ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1995 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पहले इसे इस नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, लेकिन वो क्या था, एक छोटा सा एग्रीमेंट था। लेकिन जब WTO बना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, WTO का काम किया है, ट्रिप्स का काम किया है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि वो हर मेंबर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। जो एग्रीमेंट है उनके दो मेन कन्वेंशन है, एक तो पेरिस कन्वेंशन है और एक कौन सा कन्वेंशन है, बर्न कन्वेंशन। पेरिस कन्वेंशन में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं और बर्न कन्वेंशन में हम लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर कंटेन करता है सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स का, रेमेडीज़ का प्रोविजन में देता है। अगर कोई भी WTO मेंबर्स के अंदर डिस्प्यूट हो जाए ट्रिप्स ऑब्लिगेशन को लेके, तो वो डिस्प्यूट कौन सेटल करता है, WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड होता है एक अंदर। ठीक है, वो सेटल करता है। अब एरिया कौन कौन से कवर करता है, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क, GI इंडिकेटर, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, ट्रेड सीक्रेट एंड डाटा, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। मेंबरशिप इन द WTO इंक्लूड एन ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द, अगर आप WTO के मेंबर हो तो आपको ट्रिप्स एग्रीमेंट के सारे ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना ही होगा। जो दोहा डिक्लेरेशन है वो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ट्रिप्स ऑब्लिगेशन का पीरियड 2021 तक रखा हुआ है। एक्चुअली WTO में क्या होता है, 3 तरह से कंट्रीज़ डिवाइड होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनको कुछ क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है कि आप कोई भी अगर एग्रीमेंट आया तो आप उसे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम उनको देते हैं। लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो उसी वक्त एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने, डेवलप्ड कंट्रीज़ को चलो यार 4 साल दे दिए और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को 7 साल दे देंगे। ठीक है, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता है लेबर लॉ रिफॉर्म। रिसेंटली क्या है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने टेम्परेरी सस्पेंड करती हैं कुछ लेबर लॉज को अपनी अपनी स्टेट में। अब लेबर लॉ जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में 7th शेड्यूल में, आपको पता है हमारे 12 शेड्यूल है जिसमें 7th शेड्यूल लिस्ट से वो करता है, डील करता है। 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों डील करती हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में इसलिए सेंट्रल और स्टेट दोनों इसके मैटर को डील कर सकते हैं। अभी कुछ 44 लेबर लॉज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में है, जबकि कुछ 100 लेबर लॉज ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के डील में है। अभी लेबर लॉज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो कंडीशन ऑफ वर्क है उसके अंडर होता है फैक्ट्रीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ये वेजेस और रिम्यूनरेशन में मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये सब डील करता है। सोशल सिक्योरिटी पे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इससे ये डील करते हैं। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, ये सब इनसे डील करते हैं। ठीक है, अब क्या लेबर लॉज इतने हैं और कुछ तो इतने ऑब्सोलीट हो चुके हैं, मतलब बिना काम के हो चुके हैं कि अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है वो उनसे डील नहीं कर सकते। ठीक है, और ये लेबर लॉज वैसे भी सिर्फ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं ना, जो कि अपनी सिर्फ 7 से 8% काउंट करते हैं, उनको वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे इंडिया में इतने लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनको इतना बेनिफिट नहीं करते। तो अभी किस किस स्टेट में क्या क्या लेबर लॉज में चेंज है, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अभी कुछ ये लेके आए हुए हैं, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। इसके तहत इन्होंने क्या करा है, कुछ लेबर लॉज को एक्सेम्प्ट किया, कितना 1000 डेज़ के लिए। अब इसमें क्या है, जो अभी न्यूली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज जो अभी नई बनी है उनको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एम्प्लॉयर्स, मतलब मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं अगर फैक्ट्री को चला रही हूँ, मैं किसी को जॉब दे रही हूँ, तो मुझे हक है कि मैं किसी भी वर्कर को हायर कर सकती हूँ या फायर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी खुद मंदी में हूँ, मेरे को खुद नहीं रेवेन्यू आ रहा, मेरे को खुद नहीं इनकम हो रही, तो मैं एम्प्लॉयर को कैसे पैसा दूँगी। ठीक है, तो मेरी मर्जी है, मैं हायर भी कर सकती हूँ, फायर भी कर सकती हूँ। हायर मैं किसको करूँगी, जो कम पैसे में काम कर लेगा, है ना, क्योंकि मुझे तो अभी अपना प्रॉफिट चाहिए, मेरा तो काम ठप हो
चुका है। ठीक है, अब हमने वर्किंग आवर्स फैक्ट्रीज़ में बढ़ा दिए, जो कि 8 घंटे थे पहले 12 घंटे कर दिए हैं। फैक्ट्रीज़ को अलाउ कर दिया कि आप ऑपरेट करो विदाउट फॉलोइंग सेफ्टी और हेल्थ नॉर्म, मतलब सेफ्टी और हेल्थ नॉर्म्स को परे रख के बोला कि तुम काम कर लो। और किसी भी फैक्ट्रीज़ में अभी इंस्पेक्शन नहीं होगी लेबर डिपार्टमेंट से, और वो परमिट है कि फ्लेक्सिबिलिटी टू कंडक्ट थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एट विल। अब यूपी में क्या किया, यूपी में यूपी टेम्परेरी एक्सेम्पशन फॉर सर्टेन लॉज ऑर्डिनेंस पास किया 2020। इसमें क्या है कि फैक्ट्रीज, बिजनेसेस, एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्री, इन सब को अभी एक्सेम्प्ट कर दिया किसी भी लेबर लॉ से। ठीक है, अगले 3 साल तक। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स है एम्प्लॉयड वर्कर्स की, वो सारी मेंटेन रहेगी इलेक्ट्रॉनिकली, और वर्कर्स को पे किया जाएगा अबव द मिनिमम वेजेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड विद इन द टाइम, मतलब कि टाइम पे वर्कर को पैसा दे दिया जाएगा और मिनिमम वेज से ज़्यादा दिया जाएगा। अब हमने ऐसा रिफॉर्म किया है क्यों किया है, ताकि हम कोविड के शॉक को ओवरकम कर सकें, क्योंकि इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है। ठीक है, अगर ऐसे टेम्परेरी हम सस्पेंड कर देंगे लॉ को, तो एंटरप्राइज जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि माइग्रेंट लेबर आई है तो वो इनेबल करेगी कि हम ज़्यादा ज़्यादा माइग्रेंट लेबर को एम्प्लॉय कर सकें, क्योंकि अभी पिछले कुछ हफ्तों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हाईएस्ट 27.1% बढ़ चुका है। डेवलपिंग मैन्युफैक्चर पे अभी किया है चाइना, क्योंकि चाइना के सब बोल रहे हैं कि कोरोना चाइना की वजह से आया, तो सारी जो मैक्सिमम कंट्रीज़ है वो एंटी चाइना हो गई हैं, और अब सब कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि जो चाइना में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो इंडिया में करना चाह रही हैं। इस वजह से अब हमारे लिए इंडिया के पास कंपनीज अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए ताकि हम एमएनसीज को अट्रैक्ट कर सकें, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। किस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आपको पता है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी लैग करता है। एज़ पर इंडिया दिस मूव विल बी द बूस्ट कंपटीशन अमंग स्टेट। अब इससे कंपटीशन स्टेट्स के अंदर भी बूस्ट होगा। ठीक है, अब क्या है कि क्योंकि अभी जब कोविड के चलते हुए कुछ ऐसे प्रोविज़न्स रखे हैं कि हाँ, आप 10 एम्प्लॉयर से 10 वर्कर से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो इस वजह से अब क्योंकि अब मेरे तो ऑलरेडी घाटे में चल रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी, लेकिन जब मेरे वर्कर ही कम आएंगे तो मैं प्रोडक्टिविटी कैसे ज़्यादा करूँगी। इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूँगी, मैं वर्किंग आवर्स बढ़ाऊँगी। कहाँ, मैं जब 20 बंदों को 8 घंटे काम कराती थी, अब मैं 10 बंदों के ज़्यादा काम कराऊंगी। ठीक है, तो वही है, वर्किंग आवर्स इंक्रीज़ करके मैं क्या करूँगी, अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या करूँगी, अपनी इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है, यही है। अब इश्यूज़ क्या है, ऑफ कोर्स वर्कर्स का राइट का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, उनके एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। गवर्नमेंट क्या मैंडेट करी है कि लेबर यूनियन से कंसल्ट किया जाए, और जो भी आपने लेबर लॉज हमारे यहाँ चलते हैं वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी तक 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने आईएलओ में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट कर चुकी है कि ये वायलेशन हो रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का। ठीक है, इसमें आईएलओ ने डीप कंसर्न भी शो किया है और पीएम को अपील किया है कि वो स्टेट्स को क्लियर मैसेज दे दे कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब जो आर्टिकल 253 के तहत जो पार्लियामेंट है वो अपनी स्पेशल पावर यूज़ करती है, और क्यों, ताकि हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इंटरनेशनल अगर एग्रीमेंट है, क्योंकि आईएलओ इंटरनेशनल बॉडी है, अगर उसने जो आपको बोल दिया तो वो हमें करना ही होगा। ठीक है, वो हम अंडर आर्टिकल 253 दे सकते हैं। तब स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती भाई ये सब्जेक्ट तो मेरे अंडर आता है, तो ये तो मेरी भी मर्जी है, क्योंकि अब इंटरनेशनल बॉडी ने बोल दिया तो पार्लियामेंट कर सकती है। अब लेबर लॉ रिफॉर्म्स पे लिमिटेड इम्पैक्ट। ठीक है, कोई लोग बोल रहे हैं कि यार इससे हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ऐसा बढ़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। एक स्टडी इन्होंने करी है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने बोला है कि ऐसे अमेंडमेंट करके लेबर लॉज में ना ही तो हम बिग इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट कर सकते हैं, और ना ही हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। और पहली बात, जो इंडिया है वो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक 58 है, जबकि चाइना का 62 है। तो इसका मतलब ऐसा तो कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट है ही नहीं जिससे हम, मतलब कि कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, तो ये सिर्फ अकेला यही फैक्टर नहीं है, ठीक है, जिससे हम ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, शैलो स्कोप ऑफ रिफॉर्म, अभी जो रिफॉर्म्स है वो लेबर पे फोकस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कैसे करना क्या चाहिए, हमें ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल करना चाहिए ताकि हम जो लेबर के इंटरेस्ट हैं उनको भी एड्रेस कर सकें। हमें एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए रिफॉर्म्स को, जिससे हम रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम जैसे मनरेगा वगैरह को मतलब कि और बढ़ा सकें, ना कि हम लेबर लॉ रिफॉर्म्स को इन्वोक कर सकें। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड लीगल रिफॉर्म पे फॉर लेबर। ठीक है, तो ये हमें ये सब करना चाहिए। तो गाइस एक और न्यूज़ देख लेते हैं।
इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 28 टू 2018-19। अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रिलीज़ किया है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018 एंड द 19। अभी क्या मेज़र किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने? उन्होंने ये देखा है कि जैसे हम इतनी स्कीम्स एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका हमारे इम्पैक्ट क्या पड़ा, मतलब कि ये स्कीम चला के हमारी कितनी टोटल एनर्जी सेव हुई है और कितना मैंने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में रिडक्शन किया है। बात समझ में आई? हम बहुत सारी एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? ताकि हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकें और CO2 एमिशंस को रिड्यूस कर सकें। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसी पर स्टडी करी है कि भी कितनी सेव हुई है कितनी नहीं हुई है। तो पहले थोड़ा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं। ये पहली बात स्टैट्यूटरी बॉडी है गाइस, पॉइंट दिस। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। एक्ट कौन से? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर से सेटअप किया हुआ। इसका मिशन क्या है कि कैसे हम एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, एनर्जी इंटेंसिटी क्या है? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट आउटपुट और एक्टिविटी। देखो, मैं कुछ भी आउटपुट कर रही हूँ तो उसमें मुझे कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कर सकूँ। इसे बोलते हैं एनर्जी इंटेंसिटी। अगर मैं ज़्यादा एनर्जी यूज़ करके आउटपुट कम दे दूँ इसका मतलब मेरी एनर्जी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया के एनर्जी एफिशिएंसी बैकग्राउंड देख लेते हैं। इंडिया ने सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी को रियलाइज़ किया था कि क्या इंपॉर्टेंस है और लो कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है। तो इस वजह से इंडिया ने लॉन्च किया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसी के साथ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी हमने सेटअप कर दिया था और फिर उसके बाद हमने नेशनल मिशन और फॉर एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी भी इनिशिएट कर दिया था। इसी के साथ हमने काफ़ी अलग भी एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स चलाई हुई हैं। ठीक है, ये काम क्या करती हैं? मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग सेक्टर्स हैं ना, जैसे इंडस्ट्रीज हो गए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल है, उन पे ही डील करती हैं। करंटली इंडिया इतनी सारी एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम चला रही है। ठीक है, लार्ज इंडस्ट्री में पैट स्कीम चला रही है, परफॉर्म अचीव ट्रेड। गाइस, ये जितनी भी स्कीम्स है ना, हम ये अगर एनवायरनमेंट पढ़ोगे ना आप शंकर IAS तो उसमें आप सब पढ़ोगे। ये इंडस्ट्री जो MSMEs में ये चला रही है BESME प्रोग्राम। ठीक है, आप देख लो, ये ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक BE का एक प्रोग्राम है, ये कंबाइंड प्रोग्राम है इन तीनों का ये प्रोग्राम। डोमेस्टिक लाइटिंग एंड एप्लायंसेस के स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग क्या कर लिया है? स्टार रेटिंग टाइप के प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है, डोमेस्टिक बिल्डिंग्स के लिए इको निवास संहिता, रेजिडेंशियल लेबलिंग करे, कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए बिल्डिंग कोड लेके आ रही है, स्टार रेटिंग प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम लेके आ रही है। ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कैफ़े, ये फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी, ये सब लेके आ रही है। ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर में बताएंगे हम कौन कौन सी स्कीम चला रहे हैं ताकि हम एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। अब हम इतना एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब ऐसा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, तो इससे क्या एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। और अभी भी इंडिया में अभी भी ज़्यादा डोमिनेट क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब इंडिया 80% अपना क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है। इस हिसाब से तो इंडिया इम्पोर्ट करते करते मर जाएगा और वो सारा का सारा पैसा क्या कर देगा? बाहर ही दे देगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करें। इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होंगे तो हमारी इकोनॉमिक रिस्क भी कम होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर एनर्जी कंजप्शन हमारा सिनेरियो देखा जाए तो हमने टोटल एनर्जी कंजप्शन कितनी करी है? 2017-18 में 553.9 मिलियन टन्स करी है। ठीक है, और इंडिया थर्ड एंड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर में स्टैंड करता है आफ्टर USA एंड चाइना। इंडिया ऑल्सो रैंक्स हाईएस्ट इन टर्म ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, मतलब कि एनर्जी कंज्यूम करने में इसकी ग्रोथ हर बार बढ़ी सी गई है, तो ये ग्रोथ रेट में भी ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, जो इंडिया की एनर्जी कंजप्शन है वो अभी फास्टेस्ट ग्रो कर रही है अमंग द ग्लोबल इकोनॉमी, और 2040 तक इसकी जो ग्रोथ है ना एनर्जी यूज़ करने की, कंज्यूम करने की, वो 11% बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट होगा आपको क्योंकि अगर आप बताओ, अब एक तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है क्योंकि मुझे काम बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को कोस्ट करने में ज़्यादा मेरी कोस्ट लगेगी क्या एनर्जी एफिशिएंट को? तो एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? मेरी लेस कोस्ट पड़ेगी। ठीक है, इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट, क्योंकि इंडिया क्या है? नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन का टारगेट है जिसमें एनर्जी इंटेंसिटी हमने 33 से 35% कम करनी है 2030 तक। ठीक है,
तो इंडिया को ये करना ही पड़ेगा। ये हमें हैवी पोल्यूशन से डील करने के लिए भी अच्छा है। अगर एनर्जी एफिशिएंसी क्यों है, ताकि हम हैवी पोल्यूशन को डिक्रीज़ कर सकें, एयर पोल्यूशन को कम कर सकें, जो मेनली इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर थे। इसलिए हमने क्या है, BS6 व्हीकल्स पे हम चले गए, भारत स्टेज 6 व्हीकल्स पे चले गए डायरेक्टली फ्रॉम हमने BS5 व्हीकल्स को स्किप ही कर दिया। एनर्जी एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑन क्लाइमेट चेंज। इस पे 8 मिशन हैं। सोलर मिशन अलग है, वाटर का अलग है, एग्रीकल्चर का अलग है। इसमें ऐसे करके 8 मिशन हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, अमरूत, दीनदयाल उज्ज्वल ग्रामीण योजना, सौभाग्य, नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, कुसुम एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो स्कीम्स है ना, वो पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है। जो एनर्जी एफिशिएंसी है, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेज़र है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेज़र है। ये हमारी कॉस्ट भी कम करेगी। अब इम्पैक्ट क्या हुआ है, अब हमने जो इतनी एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम करी है, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? हाँ, हमने किया है। हमने ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कितनी करी है? 9.39%। ठीक है। और जो पैट स्कीम हमने चाहिए परफॉर्म अचीव टैग, उसमें से टोटल एनर्जी सेविंग उसकी वजह से इतनी हुई है, मतलब कि इसके अंडर इसकी वजह से इतनी हुई है, स्टैंडर्ड लेबलिंग की वजह से इतनी हुई है। और टोटल एनर्जी अगर हमारी सेविंग देखी जाए, मतलब बताया इन्होंने। ठीक है। और इस हिसाब से अगर एनर्जी एफिशिएंसी में देखा जाए, हमने कितने करोड़ रुपए की सेविंग करी है? 89,000 करोड़ रुपए की कुछ सेविंग करी है। और हमने कितना CO2 एमिशन रिड्यूस किया है? 152 मिलियन टन के नियर अबाउट हमने CO2 एमिशन रिड्यूस किया। तो कंक्लूजन यही है कि जो करंट स्कीम्स है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं एनर्जी सेव करने में। ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अभी और भी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज ऐसी आएंगी, तो हमें मतलब कि एनर्जी सेक्टर को डायनेमिक्स चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।